राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस व्याख्यान को शुरू करेंगे वह BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर गद्य से जुड़ा हुआ है और इसमें आपके एक प्रश्न बनता है हिंदी गद्य के विकास और हिंदी गद्य के विभिन्न स्वरूप को लेकर। तो आज हम इसका पहला जो प्रश्न बनता है प्रारंभिक हिंदी गद्य, उस पर चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस जो है विषय पर हम आज अपनी बात करेंगे। और इससे पहले कि इस व्याख्यान पे आए, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदी में और भी तमाम भाषाओं में गद्य जो है वह बाद की जो है विकास की परिणति है। पद्य जो है वो शुरू से विकसित होता रहा। अगर हम हिंदी को ही देखें तो लगभग 1000 ईस्वी से हिंदी में काव्य रूप मिलते हैं, हिंदी में कविता मिलती है और गद्य के छुटमुट उदाहरण जरूर हमें 14वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से भक्तिकाल, रीतिकाल या आदिकाल के रूप में हमें इतनी बड़ी कविताएं और इतने बड़े कवि जो हिंदी साहित्य में मिलते हैं, वैसे हमें गद्य में गद्यकार नहीं मिलते। गद्य का विकास और गद्य का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से आधुनिक काल से जुड़ा हुआ एक स्वरूप है। और कहा भी जाता है कि गद्य का गहरा संबंध वैचारिकता से होता है, आधुनिकता से होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से होता है, मॉडर्निटी से होता है। तो इसलिए शायद इसीलिए गद्य जो है वो आधुनिक काल में पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित हुआ, ना कि जो है उसके पहले उसकी जो है उतना विकास नहीं होता। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य के विकास की जब हम बात करते हैं तो गद्य और पद्य जो है, तो पद्य तो शुरू से विकसित रहा है, 1000 ईस्वी के आसपास में बेहतरीन कविताएं लिखी जाना शुरू हो गई, लेकिन गद्य जो है वो मुकम्मल एक जो चीज़ है वो 19वीं शताब्दी के आखिर में जाके शुरू उसकी होती है। तो इससे पहले कि गद्य का हम थोड़ा सा प्रारंभिक स्वरूप समझें, एक छोटी सी परिभाषा गद्य की समझना आवश्यक है कि साहित्य जो होता है उसको हम प्राय 2 भागों में बांटते हैं, गद्य और पद्य। पद्य से आप समझते हैं काव्य, कविता, वह रचना जो छंदोमय हो, नपीतुली हो, जिसमें ताल, लय और गेयता का पूरा इस्तेमाल हो, जो तुकबंदी से जो है जुड़ी हुई होती है, उसको हम पद्य कहते हैं। और जहाँ पर छंद के नियम कानून नहीं होते, जहाँ लय और ताल का इतना सवाल नहीं होता, उसको हम गद्य कहते हैं। ये जरूर है कि अच्छे गद्य में एक लयात्मकता होती है और आज का हिंदी काव्य जो है वो लगभग गद्य के रूप में जो है बन चुका है, गद्य के रूप में वो आ चुका है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है कि गद्य हम किसे कहते हैं और उस हिसाब से फिर आपको जो है आगे समझने में आसानी होगी कि जब हम गद्य कहते हैं तो जो है साहित्य का वह स्वरूप जो निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास जिसमें लिखे जाते हैं वो सभी स्वरूप गद्य के हैं। तो हिंदी गद्य का प्रारंभिक जो रूप था वो लगभग आप समझ लीजिए 14वीं शताब्दी में राजस्थानी गद्य के कुछ उदाहरण हमको मिलते हैं, जिसमें दानपत्र, कुछ सनद, ये सब हमें मिलती है। और ये जो राजस्थानी गद्य है ये 2 प्रकार का मिलता है मूलतः। पहला ऐतिहासिक, जिसमें बात, ख्यात, ये तमाम विधाएं गद्य की है, और दूसरा काल्पनिक गद्य मिलता है जो जैन साधुओं द्वारा जिसको लिखा गया है और इसमें कल्पना और धार्मिक उपदेशों का प्रधानता है। तो इस प्रकार राजस्थानी गद्य का एक रूप हमें प्रारंभिक हिंदी गद्य में मिलता है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक स्वरूप का दूसरा जो स्वरूप है वह है ब्रज भाषा में लिखा गया गद्य। यह लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास हमें इसमें कुछ गद्य के कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिसमें आचार्य विट्ठल नाथ की एक प्रमुख रचना है श्रृंगारिक रस मंडल। तो यह एक मानक ग्रंथ है, गद्य के रूप में ये मिलता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, और इसी दौरान ब्रज भाषा में कुछ संस्कृत ग्रंथों, धार्मिक रचनाओं का
ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद हुआ संस्कृत से, कुछ टीकाएँ लिखी गई धार्मिक ग्रंथों की। तो ये जो है प्रारंभिक हिंदी गद्य का दूसरा स्वरूप है। पहला राजस्थानी में हमें कुछ हिंदी गद्य मिलता है, दूसरा ब्रजभाषा में लिखा गया हिंदी गद्य मिलता है। और इसी हिंदी गद्य का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है वो है खड़ी बोली हिंदी गद्य, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, जिसमें आज आप अपनी शिक्षा दीक्षा पाकर आए, जिसमें हिंदी के बड़े बड़े अखबार छपते हैं। वो तमाम जो गद्य है वो मूलतः खड़ी बोली का हिंदी गद्य है। और इसकी जो पहली रचना है वो 17वीं शताब्दी में चंद छंद वर्णन की महिमा, जो सबसे पुरानी रचना जो मिलती है। और अगर कविता में हम जाएंगे तो हमें अमीर खुसरो के कुछ दोहे जरूर मिलते हैं खड़ी बोली के रूप में, लेकिन गद्य की अगर हम चर्चा करें तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो 17वीं शताब्दी में मिलता है, यह दरबारी कवि गंग की रचना है। और इसको हम खड़ी बोली में लिखा हुआ जो है पहला गद्य का उदाहरण मान सकते हैं। इसके बाद हिंदी गद्य जो है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित होता है। और उसको विकसित करने में, उस प्रारंभिक हिंदी गद्य को ढालने में, या उसको एक स्वरूप हमें जो ज़्यादातर मिलता है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एक काफ़ी बड़ा योगदान है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजकाज को चलाने के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो गिलक्राइस्ट जी वहाँ प्राचार्य थे। और उन्होंने उस कॉलेज को हिंदी गद्य के लिए पुस्तकें तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म माना। और वहाँ पर उन्होंने भाका मुंशी, भाषा जिसको कहते हैं, भाका मुंशियों की नियुक्ति की, जिसमें मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र, ये दो प्रमुख हिंदी के अध्यापक थे। इन्होंने जो गद्य लिखा वो भी प्रारंभिक हिंदी का एक स्वरूप है। गिलक्राइस्ट जी ने गद्य की कई पुस्तकें जो है वहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज में तैयार करवाई गई। अनफॉर्चुनेटली ये कॉलेज 1825 ईस्वी में बंद हो गया, लेकिन मुंशी लल्लूलाल जी द्वारा लिखित प्रेम सागर और एक और जो अध्यापक थे सदल मिश्र, उनका लिखा हुआ नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक स्वरूप है। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं कि प्रेम सागर किसने लिखा है, या नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, या फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना, कौन उसके प्राचार्य थे, गिलक्राइस्ट कौन थे। ये सब जो प्रश्न बनते हैं ये सभी प्रारंभिक हिंदी गद्य से जुड़े हुए ही प्रश्न हैं। इस फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दो लोग थे जिन्होंने प्रारंभिक हिंदी गद्य में अपनी रचना की है। उसमें सबसे बड़ा नाम है इंशा अल्लाह खां का, जो रानी केतकी की कहानी उन्होंने लिखी थी। वो खड़ी बोली गद्य में लिखी थी। थोड़ा उर्दूपन फारसीपन लिए हुए जरूर है वो रचना, लेकिन वो खड़ी बोली गद्य में लिखी गई और कई लोग उसको हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे और व्यक्ति थे मुंशी सदासुख लाल। तो मुंशी सदासुख लाल ने भागवत का हिंदी गद्य में जो है अनुवाद किया था खड़ी बोली में, सुख सागर नाम से। तो ये जो सुख सागर है और जो रानी केतकी की कहानी है, ये भी प्रारंभिक हिंदी गद्य के हमारे नमूने हैं। और हम इनको पढ़कर देख सकते हैं कि प्रारंभिक हिंदी गद्य जो है वो किस स्वरूप में डला हुआ था। तो इस प्रकार आपने देखा कि खड़ी बोली हिंदी गद्य, ब्रजभाषा का हिंदी गद्य और राजस्थानी का हिंदी गद्य, ये कुल 3 स्वरूप है हिंदी गद्य के। राजस्थानी का हिंदी गद्य 14वीं शताब्दी से हमें मिलता है, ब्रजभाषा का 16वीं शताब्दी से मिलता है, और खड़ी बोली का हिंदी गद्य जो है वो चंद छंद वर्णन की महिमा से 17वीं शताब्दी से मिलने लगता है। फिर जिसमें बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज अपना योगदान करती है, और उसके बाद भी इंशा अल्लाह खां और सदासुख लाल जी उसको योगदान करते हैं। एक और बड़े व्यक्ति थे, डैनिश मिशन के कैरे साहब थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस खड़ी बोली हिंदी गद्य को डेवलप करने में। उन्होंने श्रीरामपुर में हिंदी की प्रेस स्थापित की थी। आप ये जानते होंगे कि हिंदी में जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रिंटिंग प्रेस का था। आधुनिक काल में प्रिंटिंग प्रेस आती है, और जो रचना पहले कुछ लोगों के हाथों तक सीमित थी, कुछ लोगों तक ही पहुंच सकती थी, वो इस प्रिंटिंग प्रेस से हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने लगती है। और मशीन
अपने आप में उस हिंदी को बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया हो जाती है। आज भी हम देखते हैं कि एक दिन में लाखों करोड़ों अखबार छप जाते हैं। ये 100 साल पहले संभव नहीं था। आज प्रिंटिंग प्रेस जहाँ जहाँ लगी हुई है, आप कहेंगे तो वो आपको एक ही दिन में जो है लाखों संस्करण छाप के दे देंगे। तो ये जो इतना वाइडली जो स्प्रेड हुआ इसका, तो उसने हिंदी गद्य को बड़ा जो है उसको फैलाने में, हालांकि उनका उद्देश्य जो है वो अपना धार्मिक प्रचार प्रसार करना था। उनकी कोशिश थी कि ईसाई जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो ईसाई धर्म का जो मर्म है, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग थोड़ा ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो। इसीलिए उन्होंने बाइबल का भी हिंदी अनुवाद करवाया था और वो काफ़ी संख्या में वहाँ से पब्लिश हुआ। बहरहाल, तो ये कुछ जो है प्रारंभिक हिंदी गद्य के एक और अगर फेज़ की हम बात करें तो ईसाई मिशनरियों द्वारा दिया गया योगदान है। इसी के अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। जब ईसाई मिशनरी अपने धर्म को लेकर करने लगी, जनता के बीच में जाने लगी, तो जो हिंदू सनातनी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे उनको भी ये हुआ कि अरे हमें भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और वो अगर लोगों तक जा रहे हैं तो हमारी भी कोशिश उन तक जाने की होनी चाहिए। और उसके लिए बहुत बड़ा जरिया केवल हिंदी थी। अगर हम रीजनल लैंग्वेज में जाते तो नहीं संभव था। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने भी, जो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उन्होंने भी कलकत्ता में हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया और उन्होंने वेदांत सूत्र का न केवल हिंदी अनुवाद कराया बल्कि बंगदूत नाम से एक अखबार ही हिंदी में पत्र जो है शुरू किया 1829 ईस्वी में। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो आर्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदी गद्य को डेवलप करने में, फैलाने में। यानी आप देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती गुजरात के रहने वाले थे, मातृभाषा उनकी गुजराती थी, लेकिन वो अपने आर्य समाज के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का सहारा लेते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। और वो जो है पूरे भारतवर्ष में उसको आर्य समाज की स्थापना के द्वारा हिंदी गद्य को कोने कोने में पहुंचा देते हैं। आज भी हम बात करें तो आर्य समाज का काफ़ी बड़ा प्रभाव हरियाणा और पंजाब में आज भी है। आज आप हरियाणा और पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा, इवन दो राजस्थान में भी, जहाँ आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज की स्थापना हो रखी है और हर रविवार को वहाँ पर हवन होता है प्रातःकाल में, और उस हवन में जो है जो वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं और पीछे पीछे उनका हिंदी व्याख्या जो पढ़ी जाती है। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो वो पंजाबी भाषी है, लेकिन वहाँ आर्य समाज में जो है हिंदी भाषा आर्य समाज लेकर वहाँ तक गया और बड़े पैमाने पर। और अगर बिफोर इंडिपेंडेंस बात करें तो पाकिस्तान के भी पंजाब लाहौर तक में जो है पूरा हिंदी गद्य का फैलाव वहाँ तक हुआ। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी अच्छी हिंदी में जो है उस वैदिक धर्म का जो प्रचार प्रसार किया, वह भी प्रारंभिक हिंदी गद्य का एक बेहतरीन जो है उदाहरण है। इसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या में अखबार और पत्र पत्रिकाएँ छपना शुरू हुई। जैसे हिंदी का अगर पहला अखबार हम देखें, उदंत मार्तंड, जो भी कलकत्ता से छपा था 1826 ईस्वी में, और ये पहला हिंदी का समाचार पत्र माना जाता है। आप देखिए बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि हिंदी को लेकर जो है प्रारंभिक हिंदी का विकास जो है वो हिंदी क्षेत्र से बाहर हो रहा है। यानी आप ज़्यादातर देखेंगे तो कलकत्ता जो है उसकी कर्मस्थली और भूमि बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी रोचक चीज़ है। पहली रोचक चीज़ हमने आपको बताई कि कविता जो है वो 1000 साल पहले से ही डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, और गद्य जो है 800-900 साल बाद आकर अपना स्वरूप धारण करता है। तो ये भी एक रोचक चीज़ है। और एक ये भी रोचक चीज़ है कि हमारा हिंदी गद्य जो है वो कुछ बड़े मात्रा में गैर हिंदी भाषियों द्वारा जो है पल्लवित और परिष्कृत और परिवर्तित हुआ। तो इसीलिए हम अपने देश को एक भारत कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण तक हम एक हैं वो इसी का प्रमाण है। इसी प्रकार एक और सज्जन थे, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। आपने भी बनारस काशी जिसको हम कहते हैं, वहाँ से बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो उससे भी जो है, और उसके बाद अदालतों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। सरकारी कामकाज में भी हिंदी गद्य को स्थान मिलने लगा, जो पहले अरबी फारसी को था। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो प्रारंभिक हिंदी गद्य से जुड़ी हुई है।
और इन पर छोटे दो दो नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में। और चूँकि हिंदी गद्य के विकास की ये प्रारंभिक अवस्था है, तो इससे जुड़े हुए बहुत छोटे छोटे प्रश्न कई बनते हैं, जिसको मैंने यथासंभव आज के व्याख्यान में समेटने की कोशिश की है। तो इस तरह से जो है ये प्रारंभिक हिंदी गद्य के जो है कुछ विभिन्न आयाम थे, जिन पर हमने आपसे आज चर्चा की। धन्यवाद।